दोस्तों मैं उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा करता हूं कि आज का करंट अफेयर का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, ये सेशन उस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर कर देगा। और आज से इस सीरीज में यानी करंट अफेयर की जो सीरीज आपके चलाई जा रही है, इसमें एक नया सेगमेंट ऐड किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको कई सारे प्रश्न देने वाला हूं और ये जो प्रश्न हैं ये होमवर्क के रूप में होंगे। आप कोई भी परीक्षा हो जिसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप करेंगे डेली, डेफिनेटली आपकी तैयारी औरों से बहुत अधिक बेहतर रहेगी, औरों से अधिक अंक आप प्राप्त कर पाएंगे और निश्चित रूप से मेरिट में आकर आप अपनी नौकरी के सपने को सच भी करेंगे। तो बस आपको धैर्य के साथ पूरा सेशन देखना है। और हाँ, अगर आपको लगता है कहीं पर कोई त्रुटि मेरी ओर से हो रही है तो उसके बारे में भी मुझे संज्ञान में जरूर लाइएगा। तो आइए आज का शानदार सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज कुल मिला के 10 प्रश्न होंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे मैं कुछ प्रश्न करूंगा और इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में अभी लिखना है। आपको बताना है कि सरहुल त्यौहार यह किस राज्य का त्यौहार है। अभी हाल ही में मनाया गया है, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वुसिक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीनदुम मंजप्पई योजना, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये जो योजना है ये कपड़े के थैले के प्रयोग को थोड़ा सा प्रोत्साहित करता है। तो मीनदुम मंजप्पई योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है। मैं अपने पिछले वीडियोज़ में इस प्रश्न को कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ। आंध्र प्रदेश ने कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है और आंध्र प्रदेश में अब कुल कितने नए जिले हो जाएंगे नए जिलों को लेकर। ये 4 प्रश्न हैं जिसका उत्तर नीचे आप कमेंट करके लिखिएगा जरूर। तो आइए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। देखो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व खेल दिवस दोनों में अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि दुनिया भर के जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, उनमें से सभी देशों में नहीं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर देशों में ये जो आयोजन है ये किया जाता है। अगर सारी दुनिया में मनाया जाता तब इसे विश्व खेल दिवस कहा जाता है। तो विकास और शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये अभी हाल ही में कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 6 अप्रैल को। ठीक है, तो किसके द्वारा मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इसकी थीम है सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट, ये इसकी थीम है। तो पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2013 में 23 अगस्त के दिन। 6 अप्रैल 1896 में एथेंस ग्रीस में आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। उसी की याद में प्रतिवर्ष 6 अप्रैल के दिन ही विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि एलन मस्क ने कहा था कि वो खुद का हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करें। तो बस इनका इतना कहने की देर थी और ट्विटर ने उनको जो है अपने निदेशक मंडल में शामिल कर लिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए, ट्विटर के जो निदेशक बोर्ड हैं उसमें इस वक्त कुल 12 लोग हैं। तो टॉप 5 में हैं सबसे पहले तो एलन मस्क आ गए 9.2% हिस्सेदारी के साथ। वैनगार्ड ग्रुप है 8.8% हिस्सेदारी के साथ। वैनगार्ड ग्रुप दूसरे स्थान पर है। मॉर्गन स्टैनली 8.4% हिस्सेदारी है। ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी है 6.5% और स्टेट स्ट्रीट कार्प की हिस्सेदारी है 4.5%। ठीक है, तो इसी के साथ एलन मस्क जो हैं ये ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल भी हो गए हैं और 2024 तक रहेंगे इसमें। ट्विटर के बारे में आप जानते ही हैं, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। संस्थापक थे जैक डॉर्सी और सीईओ हैं पराग अग्रवाल। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष कौन होंगे। तो फ्रेंड्स, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सेना अध्यक्ष के रूप अगर ये पूछा जाता है कि भारत के सेना अध्यक्ष कौन है, तो हम बेसिकली उसमें इंडिकेट करते हैं थल सेना अध्यक्ष को ही। वर्तमान में जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे जी, जिनका इसी महीने में वो रिटायर हो रहे हैं। और संभावना इस बात की भी है कि अगले सीडीएस भी मनोज मुकुंद नरवणे जी ही बन सकते हैं। तो उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी ये हो सकते हैं भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष।
ठीक है। तो थल सेना के उप प्रमुख हैं वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी, जो देश के अगले आर्मी चीफ बनाए जा सकते हैं। और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको आप CDS कहते हैं, CDS पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है। और अभी अप्रैल के महीने में ही मनोज मुकुंद नरवणे जी रिटायर भी होने वाले हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नौसेना दिवस कब होता है? 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस कब होता है? 8 अक्टूबर को। देखिए फ्रेंड्स, पूरा सेशन मैं बहुत ही शार्ट रखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ज़्यादा वक्त नहीं देना पड़े, और पूरा सेशन मैं बहुत ही सारगर्भित रखने का भी प्रयास करता हूं। अपने प्रयास में मैं कहां तक सफल हूं, ये आपकी रेटिंग्स, आपके लाइक्स और आपके कमेंट से मुझे पता चलता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर ये सेशन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक एक किताब आई है, तो इसके लेखक कौन है, ये प्रश्न यहाँ पर। इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ये कौन है? ये हैं केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, जो कि कुलपति हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के, तो उन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है। यह पुस्तक बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक प्रयास है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा को छत्तीसगढ़ में भगवान के रूप में भी माना जाता है। UN वोमेन ये एक संगठन है जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, मतलब ये उसकी एक एजेंसी है UN वोमन। तो UN वोमन के लिए किस देश ने हाल ही में 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है या दान दिया है? तो ये देश है हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, UN वोमन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है, इनका नाम मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए फ्रेंड्स, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UN वोमन को भारत ने 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। UN वोमन की जो स्थापना हुई थी 2 जुलाई 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसके जो प्रमुख हैं सितंबर 2021 से ये हैं सीमा सामी बहोस, और ये जॉर्डन की रहने वाली हैं। तो ये हैं UN वोमन की प्रेसिडेंट, क्या नाम है? सीमा सामी बहोस। आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड हार्वर्ड किस देश के कवि हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, रिचर्ड हार्वर्ड एक जाने माने कवि हैं, कहाँ के? अमेरिका के। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कवि रिचर्ड हार्वर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। रिचर्ड जोसेफ हार्वर्ड का जन्म 13 अक्टूबर 1929 को क्लीवलैंड, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। वो एक अमेरिकी कवि, साहित्यिक, आलोचक, निबंधकार, शिक्षक और अनुवादक हैं। हार्वर्ड ने 1970 में अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स के लिए पुलित्जर पुरस्कार को जीता था। तो ये जो इन्हें पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1970 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा कितने प्रतिशत से बढ़कर 192.41 अरब डॉलर हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो घाटा है ये काफ़ी बड़ा है, 87.5% है। इसकी वजह यह है कि भारत का निर्यात तो खूब बढ़ा, लेकिन आयात उससे भी ज़्यादा बढ़ा है। ड्यू टू द पेंडेमिक हमें बहुत सारी ऐसी सुविधाओं को भी आयात करना पड़ा। अब जैसे कि आप जानते हैं, जब कोरोना का समय चल रहा था उस समय हमारा भारत एक विकासशील देश है, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन भारत ने जिस तरीके से मैनेज किया कोरोना को, सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। फिलहाल फ्रेंड्स 87.5% का व्यापार घाटा हुआ है वित्त वर्ष 2022 में भारत को। तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि वित्त वर्ष 2022 में भारत का जो निर्यात रहा, मतलब एक्सपोर्ट हुआ, वो 417.81 अरब डॉलर का था, जबकि आयात रहा 610.41 अरब डॉलर का। 610.41 में से 417 मतलब 417.81 अरब डॉलर को आप घटाएंगे तो ये घाटा आता है लगभग 192.41 अरब डॉलर का। ये पहले कितना था? 102.63 अरब डॉलर। तो परसेंटेज देखा जाए तो यह लगभग 87.5% के हिसाब से बैठता है। मार्च 2022 का जो व्यापार घाटा था वो खुद 18.69 अरब डॉलर का है। तो पेट्रोलियम कीमतों में तेज़ी से लगातार घाटे, मतलब जो तेज़ी से वृद्धि हो रही है पूरी दुनिया में, जो इसमें स्थिति चल रही है, आप श्रीलंका की हालत देखिए, पाकिस्तान की हालत देखिए, यूक्रेन में तो पूछे ही मत। रूस की वजह से, रूस क्योंकि एक बड़ा एक्सपोर्टर था पूरी दुनिया में, रूस ने अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। तेलों की जो कीमतें हैं वो लगातार
बढ़ती जा रही हैं और कई सारे देश आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से एक दूसरे पर बैन लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये घाटा स्वाभाविक है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि भारत में जो कुछ भी मैनेज किया गया है काफ़ी अच्छा है और भारत की जनता में अभी जो है किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत आबादी खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस ले रही है? देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वृक्षों को काटना पड़ता है, वृक्ष कटते हैं तो उससे क्या होता है कि वृक्ष कटते हैं, आवास बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है, उद्योग धंधों को लगाना पड़ता है, घरों में लोगों की रिहाइश बढ़ती है, तो उसकी वजह से जो हवा की जो क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस समय 100 में से लगभग 90% मतलब 99% लोग इस समय जो हवा सांस के रूप में ले रहे हैं वो अच्छी हवा नहीं है, प्रदूषित है, यह स्वास्थ्य कारक नहीं है, बल्कि ये बहुत ही स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है। तो आपने खुद ही देखा होगा कि इसमें जिधर भी आप जाते हैं धूल, मिट्टी, धुआं, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। यहाँ तक कि गाँव की हवा भी अब स्वच्छ नहीं रह गई है। तो यहाँ पर सबसे बुरी हालत जो है वो पूर्वी भूमध्य सागरीय और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों की है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में लगभग जो 60% पीएम, देखो पीएम का मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि पीएम का मतलब क्या होता है। देखो, एक होता है PM10, एक होता है PM 2.5। ये दोनों जो पार्टिकल होते हैं ना, जो हवा में मिले रहते हैं, ये उनकी साइज को बताता है mm के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर PM10 मतलब अगर बड़े पार्टिकल हैं तो हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं और ये काफ़ी हद तक मतलब फिल्ट्रेबल होते हैं, इनको फिल्टर किया जा सकता है। लेकिन जब कण बहुत छोटे हो जाते हैं, 2.5 लेवल के कण होते हैं, तो ये सीधे सीधे हमारे मतलब फेफड़े में जाते हैं, शरीर में भी घुल मिल जाते हैं और ये स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे घातक इसमें PM 2.5 ही है और पूरी दुनिया का जो एयर है, जो ब्रीदिंग एयर है, उसमें ये PM 2.5 की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो दिल्ली है। दिल्ली में तो स्थिति बहुत ही बुरी है। जितने भी लोग दिल्ली से मुझे पढ़ते हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो, या कहीं भी आप रहते हैं, कोशिश करिए जब आप बाहर निकलें तो अपना मास्क लगा लें। ये हवा को काफ़ी हद तक PM 2.5 से फिल्टर करके आप तक पहुँचाता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है। और सबसे ज़्यादा जो PM 2.5 है ये आपको चाइना में देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में हालांकि सबसे अधिक अगर देखा जाए तो PM10 का जो प्रदूषण है सबसे ज़्यादा है। मतलब भारत की वायु है वो चाइना से थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बस यही कहूँगा कि अपने घरों में भी थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए कि गमले वगैरह का प्रयोग करके कुछ पौधों को लगाइए, हरियाली रखिए। अगर आप बाहर पेड़ नहीं लगा सकते तो घरों में लगाइए। अपने टेबल पर चाइनीज बम्बू वगैरह लगाइए, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। चाइनीज बम्बू अगर आपको नहीं मिलता है तो इसे डायरेक्ट परचेज करने का लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप 100-150 रुपये में ऑर्डर कर दीजिएगा, आपके घर तक लोग पहुँचा जाएंगे। टेबल पर रखिए, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, क्योंकि हरियाली से आपकी याददाश्त करने की क्षमता और तनाव कम होता है। तो याददाश्त क्षमता बढ़ती है, तनाव कम होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी हाल ही में मनाया गया। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया? 7 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी थीम है आवर प्लानेट आवर हेल्थ। ये 2022 की थीम है, इसको भी आप याद रखना। और ये 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? टेड्रोस एडानम है। और इसका जो मुख्यालय है WHO का कहाँ पर है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको आप कैसे याद रखोगे? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना होती है। और गांधी जी की डेथ कब हुई थी? 1948 में हुई थी, जनवरी के महीने में, 30 जनवरी को। उसी महीने मतलब उसी साल WHO की स्थापना भी हुई। तो इस प्रकार से तथ्यों को एक दूसरे से रिलेट करके रखेंगे तो तथ्य लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। थीम याद रख लीजिएगा, आवर प्लानेट आवर हेल्थ। और जो पहली बार ये दिवस मनाया गया था वो 1950 में मनाया गया था, 7 अप्रैल के दिन। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं वो हैं एलोन मस्क। एलोन मस्क
इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं और इसके बाद अगर हम बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की बात करें तो ये टॉप फाइव में ये चौथे स्थान पर बिल गेट्स आते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि फोर्ब्स जो पत्रिका है उसके अनुसार दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो एलोन मस्क हैं। एलोन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं। इनकी कुल संपत्ति आंकी गई है $219 बिलियन। दूसरे स्थान पर अमेजन के जेफ बेजोस हैं 171 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ। तीसरे स्थान पर कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली है, ये फ्रांस की फैमिली है। ये जो एलोन मस्क हैं ये भी यूएसए के हैं और जेफ बेजोस ये भी यूएसए के ही हैं। बिल गेट्स भी यूएसए के हैं और वॉरेन बफे ये भी यूएसए के हैं। और इसमें फ्रांस के जो बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली है 158 बिलियन डॉलर के साथ, ये तीसरे स्थान पर हैं। चौथे स्थान पर बिल गेट्स और पाँचवें स्थान पर वॉरेन बफे हैं। तो ये लिस्ट याद रखना, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एलोन मस्क के बारे में कभी पढ़ना जरूर, बहुत ही मोटिवेशनल लाइफ है इनकी और इनके जो फंडे हैं वो लाइफ को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। अगर आप कहेंगे तो टाइम टू टाइम मैं आपको इनके लिए जो इनके जो थॉट्स हैं, इनकी जो एक्टिविटी है, ये कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर भी कभी कभी मैं आपके लिए वीडियो जो अवेलेबल करवाता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं और ये है आज का अंतिम प्रश्न। आपको बताना है कि हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की नींव रखी गई है। दोस्तों इंडिया में जितने भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं, हालांकि दुनिया के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, दुनिया में जितने भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं जो कि बहुत बेस्ट हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, उसमें जयपुर का जो सवाई मान सिंह हॉस्पिटल है अपना स्थान जरूर रखता है। देश विदेश से बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर अपना इलाज करवाने आते हैं। कई रिकॉर्ड बन चुके हैं यहाँ पर, मतलब बहुत ही जटिल केसों को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। और अब सबसे शानदार बात यह है कि जयपुर यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। उन्होंने इस अस्पताल को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल को देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर में बदला जाएगा। इसमें कुल 24 मंजिलें होंगे और 24वें मंजिले पर एक हेलीपैड बनेगा। मतलब क्या होगा कि डायरेक्टली आप जो है हेलीकॉप्टर से पेशेंट को यहाँ पर ला सकते हैं। डायरेक्ट अस्पताल पे ही आपका पेशेंट उतरेगा, तुरंत उसका जो इलाज स्टार्ट किया जा सकेगा। सारी मेडिकल नीड्स यहाँ पर उपलब्ध होगी। और इसका जो निर्माण है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो जयपुर विकास प्राधिकरण को दिया गया है, जिसमें 456.80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। देश के विख्यात आर्किटेक्ट अनूप बर्तानिया ने इस मेडिकल टावर का डिजाइन तैयार किया है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 115.5 मीटर, मतलब लगभग 116 मीटर। और इसमें कुल कितने तल होंगे? 24 तल इसमें रहेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आज हमने क्या पढ़ा इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद शुरुआत में जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे अभी उन प्रश्नों का उत्तर देना है और फिर आपके लिए जो टेस्ट पेपर है वो भी आपके सामने आएगा। तो देखिए, आज हमने पढ़ा कि WHO की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक दुनिया के जो 99% लोग हैं वो बहुत ही गंदी वायु में सांस ले रहे हैं। WHO के द्वारा प्रायोजित विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था उसके एक दिन पहले 6 अप्रैल को। एलोन मस्क ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। अगले थल सेना अध्यक्ष हो सकते हैं मनोज पांडे जी। आलोक चक्रवाल की किताब आई है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। यूएन वुमन के लिए भारत ने 5 लाख अमेरिकी डॉलर का दान किया। और रिचर्ड हार्वर्ड एक जाने माने कवि थे जिनका निधन हो गया है, 92 वर्ष की अवस्था में, अमेरिका से थे। 1970 में इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला। भारत का जो व्यापार घाटा है वो बढ़कर 87.5% हो गया है। और फोर्ब्स के अंदर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलोन मस्क। और भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनेगा जयपुर में। ठीक है, तो ये प्रश्न जो कि आज ने पढ़ा और मैंने शुरू में आपसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर है कि सरहुल त्यौहार ये झारखंड का त्यौहार है। झारखंड के अलावा बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी इसे मनाया जाता है। अलेक्जेंडर वुसिक बन गए हैं सर्बिया के नए राष्ट्रपति। और मिनदुम मंजप्पई योजना ये तमिलनाडु की योजना है। और कुल मिला के 13 नए जिले बनाए जाएंगे। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और अब कुल कितने हो जाएंगे वहाँ पर? कुल मिला के 26 जिले होने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ प्रश्नों का सेट मैं आपको देता हूँ। बहुत अधिक प्रश्न नहीं है, अगर आप इनका उत्तर लिखेंगे तो प्रश्नों की संख्या मैं बढ़ा भी दूंगा। हाँ, हालांकि मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही डेली मैं आपको दूंगा ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी चले,
समय भी कम लगे और ये प्रश्न एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो बताओ कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था? स्टेटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी IE100 इंडियन एक्सप्रेस के 100 सबसे पावरफुल लोगों की सूची में टॉप पर कौन है? देखो टॉप पर तो नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ पर मुझे आप ये बताइएगा कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है। ठीक है, ये लिस्ट मैंने आपको 1 अप्रैल का जो करंट अफेयर है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यहाँ पर देखो 2019, 2020, 2021, 2022 ये 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको बताना है कि कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था। पूरा ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ कैच द रेन अभियान के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके जरूर बताइएगा। आज के सेशन में बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।